आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं प्रसून लतांत, आप सबको नमस्कार। आज हमारे खास मुलाकात के खास कार्यक्रम में खास मेहमान भूमिका द्विवेदी हैं। भूमिका द्विवेदी अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत साहित्य की गहन अध्येता हैं। भूमिका द्विवेदी अष्ट हिंदी साहित्यिक गगन में जगत में एक प्रतिष्ठित, लोकप्रिय, बहुचर्चित और प्रशंसनीय नाम है। 23 दिसंबर को प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। इनका प्रथम कहानी संग्रह बोहनी भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अनुशंसा सम्मान से 2017 में सम्मानित हुआ और पहले उपन्यास आसमानी चादर के लिए 2018 में साहित्य भंडार की ओर से मीरा स्मृति सम्मान इनको दिया गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संचालन में ये 14 सालों से जुड़े रहे। शहर, ये दिल्ली जब आई तो शहर और बहुरूप थिएटर ग्रुप से जुड़कर नाटकों में भी भाग लेती रहीं। 2021 में प्रकाशित हुए हैं इनके 2 उपन्यास और संस्मरण, जिसका नाम है मानिक कौल, कहानी एक कश्मीरी की, नौशाद, दिए जलते हैं स्मृतियों के अनमोल निधि, किराए का मकान, स्मेक, आसमानी चादर, खाली तमंचा और अज्ञे की महत्वपूर्ण कृति जो अपने अपने उनका इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उर्दू और हिंदी के दिग्गज साहित्यकार उपेंद्रनाथ अश्क की पुत्र वधू हैं और साहित्यकार नीलाभ अश्क की पत्नी हैं। दिल्ली में रहकर स्वतंत्र चिंतन करती हैं और साहित्य सृजन में लगी रहती हैं। तो ऐसे उपलब्धियों से परिपूर्ण भूमिका द्विवेदी का स्पेशल कवरेज न्यूज में फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको ठीक से? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है प्रसून जी। बहुत अभिवादन आपको, आप वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं। सभी आपके दर्शकों को, सभी आपके श्रोताओं, सभी आपके व्यूअर्स को मेरी ओर से बहुत अभिवादन, सादर अभिवादन। तो भूमिका जी, आपकी विरासत तो काफी लंबी है, बहुत महान है। मैं वहां से बात नहीं शुरू करके पहले आपसे ही बात शुरू करता हूँ। आप ही बताएं कि आप में साहित्यिक चेतना कब से आई और कैसे आप इस सफर में अब तक यहाँ तक पहुंची थी। प्रयाग कहीं में तक। आपका जन्म हुआ हाँ जी, और हाँ जी प्रयाग से ही आपकी शुरुआत हुई। जी। प्रारंभ कहना चाहिए वहीं से ही है। अभी कहीं तक पहुंचे नहीं है, कोई मकाम तो ऐसा हासिल नहीं हुआ है सर। लेकिन चूंकि जन्मभूमि प्रयागराज है, इलाहाबाद है हमारा, तो वो वहाँ पे साहित्य, वहाँ पे अदब, गंगा जमुनी तहजीब, हमारी संस्कृतियां, वहाँ राजनीति और वहाँ धर्म, ये वहाँ हवाओं में बहता है, वहाँ की हम्म मिट्टी में हम्म है ये। वहाँ जो बाहर हम्म से भी लोग आते हैं तो वो कहने लगते हैं कि हम इलाहाबादी हैं और हम इलाहाबाद में साहित्य से जुड़े हो रहे हैं। तो मेरी जन्मभूमि ही इतनी कल्याणकारी और इतनी उर्वर है कि हम लोगों को थोड़ा-सा कुछ प्रभाव उसका मिल गया, मैं ऐसा समझती हूँ। कुछ अभिरुचियाँ हम्म वहीं से जागी होंगी। बचपन में लिखने का, पढ़ने का शौक था, माहौल था कुछ ऐसा। ग्रैंडफादर हमारे हैं, वो बहुत प्रेम करते थे साहित्य से, घर में कवि सम्मेलन इत्यादि रखते थे। नीरज कवि नीरज महामना कवि नीरज जी को मैंने सुना है, मैं बहुत छोटी हुआ करती थी। तो ये हम्म। माहौल हमें बहुत बचपन से मिला है। और बाबा अच्छा। जो है अरबी अच्छा, हाँ, बाबा अरबिक और पर्शियन जो ये भाषाएं हैं इसके वो अच्छे ज्ञाता थे। तो कई परिषदों में साहित्यिक, कई जिसमें संस्कृत और अरबी, संस्कृत और फारसी, संस्कृत और उर्दू, इन सब का मेल जहाँ हो, ऐसी कई परिषदों के वो अध्यक्ष बहुत लंबे समय तक रहे, आजीवन रहे मैं कहती हूँ। हम्म और वो संस्कृत के प्रोफेसर थे प्रथमतः इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में। तो कुछ यहाँ से शुरुआत है। तो मुझे लगता है कि बाबा के पास सबसे ज़्यादा मैं ही उनकी प्रिय बच्ची थी, मैं तीसरी पीढ़ी में थी, तो वो बहुत लगाव रखते थे
जैसे आमतौर पे कहते हैं कि मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, तो हम उनके ब्याज थे तो बहुत प्यार करते थे और कहीं भी ले जाया करते थे। तो ये सारी अभिरुचियां मुझे लगता है वहीं से ही होंगी। और इलाहाबाद में तो हर, आप देखिए वो चौराहा देखो निराला जी का है, वो स्कूल, उस गली में जाओ वो देखो महादेवी वर्मा जी का विद्यालय है, वो देखो पंत जी की गली है, वो देखो अश्क जी की हवेली है। तो वहां सब तरफ राम कुमार वर्मा जी की बेटी है, उन्होंने पढ़ाया है मुझे, बहुत सारे लोगों का आना जाना घर में रहा, तो एक माहौल थोड़ा सा मिल गया। तो साहित्य मुझे लगता है यहीं से है। और अगर गंभीर चेतना की बात कहें, क्योंकि बच्चा है तो बच्चों में बच्चे की ही बातें हैं, तो जब एमए कर रही थी तो एक दूसरा एमए मैंने किया था कंपैरेटिव लिटरेचर से। इसमें 6 साहित्य लोगों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाए गए थे। तो इसमें अच्छा। मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे इसमें मिर्जा गालिब और उर्दू के पेपर में आए थे। संस्कृत में अरे आते वाह। रहे थे, लेकिन उर्दू नया है और उसमें इतने मार्क्स आए, तो लगता था नहीं, कुछ पढ़ना चाहिए, ये अच्छी चीज है, इसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। फिर जब दिल्ली आई तो दिल्ली में वो सारा माहौल एकदम से गायब हो गया। दिल्ली बहुत हम्म। प्रोफेशनल सिटी है, दिल्ली में लोग एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, वो आत्मीयताएं, वो नजदीकियां, वो सुंदर आबो हवा इलाहाबाद की कहीं बीत गई थी, पीछे रह गई थी। तो उन गलियों को याद कर करके लिखना शुरू किया है। तो मैं ऐसा समझती हूँ सर कि यहीं से चेतना गंभीर अगर कोई है तो यहीं से है। उस अच्छा अच्छा। पीछे की स्मृतियों ने यहाँ चेतना दी होगी, ऐसा मुझे तो लगता है। आपको महादेवी वर्मा से मुलाकात का मौका मिला था क्या? नहीं सर, वो मुझे नहीं मिला था, वो जा चुकी थी मेरे जन्म से पहले ही। अच्छा। घर की बहुत सारी तस्वीरों में बाद में देखने को मिला। पता चला कि नीलाभ जी का वो जन्म का वो जो संस्कार होता है, पूजा पट्टी संस्कार कहा जाता है, वो उन्होंने ही किया था। और अच्छा। नामकरण में भी वो रही। परिवार की मेरी बुआओं को उन्होंने पढ़ाया है, बड़ी बुआ को, छोटी बुआ को भी नहीं, क्योंकि वो चली गई थी तब। बहुत उम्र और दौर का फासला है, बड़ा लंबा अंतराल है। तो सबसे बड़ी बुआ जो मेरे पिता से भी बड़ी थी, उनको उन्होंने अच्छा अच्छा। पढ़ाया था उस विद्यालय में। सेवा सदन विद्यालय था, वहां उन्होंने उन्हें हम्म। पढ़ाया था। बाकी हम लोगों को ये सौभाग्य मिला नहीं सर। अमृत अमृत राय से मिलने का मौका मिला कभी? ये आलोक राय जी से मिल लेते हैं। आलोक राय जी अशोक नगर में, आपका जो मोहल्ला है उस नाम से ही अशोक नगर इलाहाबाद में बड़ा प्रतिष्ठित मोहल्ला है, वहां पे अच्छा। आलोक राय जी रहते हैं, उनके भी सुपुत्र हैं। हालांकि ये भी रिटायर हो गए थे, इंग्लिश डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ पढ़ाते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मैं इंग्लिश हम्म डिपार्टमेंट से पहले मैंने मास्टर्स किया है, बाद में कंपैरेटिव लिटरेचर से किया था। तब हम्म। आलोक राय जी से भेंट हुई है बहुत बाद में, क्योंकि जो रिटायर्ड टीचर्स को बुलाया गया है, ऐसी कोई गोष्ठी, ऐसा कोई सम्मेलन, ऐसा कोई सम्मान समारोह जब भी हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया है, तब आलोक राय जी आए। अमृत राय जी से भी कभी मेरी भेंट नहीं हुई है। आज जो है अमृत राय की जयंती है, इसलिए मैंने हाँ उनका जिक्र किया। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल उनकी जयंती है। अच्छा, आप कितना मतलब ध्यान रखते हैं। यही वरिष्ठ लोगों के बीच में रहो तो निश्चित रूप से ज्ञान चक्षु खुलते हैं। मुझे ये याद था, लेकिन देखिए आपने कहा, बहुत अच्छी बात है जी, आज उनकी जयंती है। अभी हम्म। प्रेमचंद जी की भी थी 31 जुलाई को, आज हम्म इनकी है, बहुत कम दिनों का अंतर है। हम्म। अच्छा, तो भूमिका, आप ने जो पहला उपन्यास लिखा या पहला कोई कविता संग्रह लिखा? सबसे पहले कहानी लिखी या उपन्यास लिखा? कहाँ से शुरुआत हुई आपकी साहित्यिक यात्रा? कविता से शुरू हुई या कहानी से या उपन्यास से? सर, इसे आप लिखने के लिहाज से पूछेंगे कि प्रकाशित होने के लिहाज से पूछेंगे? लिखने के लिहाज से। लिखने के लिहाज से सर, बहुत छोटे में कविताएं लिखते थे, बचपन वाली कविताएं थी वो। चांद सूरज, टीचर, स्कूल, कॉपी किताब, सहेलियां, फूल परिंदे, वो सब छोटे बच्चों की कविताएं थी। बड़े होकर जो लिखा है, और पहला उपन्यास लिखा है यहाँ मेरे रूम में। जेएनयू आई थी पढ़ने के लिए दिल्ली में, तो हम्म। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का जो मेरा कमरा था, यहाँ मैं प्रायः अकेली हो जाती थी जब लड़कियां, बाकी मेरी रूम पार्टनर्स नहीं रहती थी, तो यहाँ एक उपन्यास शुरू किया था। तो अच्छा। पहली जो चीज सीखी है वो उपन्यास थी, आसमानी चादर।
वो अच्छा। जेएनयू के परिवेश की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्मृतियों की, और थोड़ा सा इलाहाबाद और दिल्ली शहर बहुत थोड़ा सा उसमें टच किया है। हम्म तो पहला तो उपन्यास ही है, फिर कहानी हम्म। प्रकाशित पहले हुई है सबसे। तो यानी आप ये कहना चाहती हैं कि आपको साहित्यिक प्रेरणा जो है आपके अपने घर में मिली, यानी नीलाभ जी के, उपेंद्रनाथ अश्क जी के घर से आपको प्रेरणा नहीं मिली, आपको सच, प्रेरणा अपने घर में मिली। मैं जब मैं लिख रही थी तभी मैं इनके घर में आई हूँ, क्योंकि अच्छा मेरी जो पहली कहानी प्रकाशित हुई है वो इन्होंने पढ़ी थी, नीलाभ जी ने। अच्छा तब अच्छा इन्होंने अच्छा। कांटेक्ट किया कि ये किसने लिखा है, इसमें इलाहाबाद की महक है, ये यहाँ जनसत्ता में, आप तो स्वयं उसके पत्रकार रहे हैं वरिष्ठ, जनसत्ता में 19 मई 2014 को मेरी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। अच्छा उसका नाम अच्छा। था हाँ, उसका नाम था काला गुलाब। काला हम्म। गुलाब कहानी हमारी ये जो इमरजेंसी का दौर था, क्योंकि हमारे घर वाले जो थे वो कांग्रेसी नहीं थे भूतपूर्व, अच्छा कि हमने आपसे अच्छा बताया इलाहाबाद जो है राजनीतिक गढ़ भी है, साहित्यिक, संस्कृति और धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक अड्डा भी बड़ा है, बहुत बड़े आनंद, बड़े। वहाँ आनंद भवन है, हाँ वहाँ है। मोतीलाल नेहरू का निवास रहा था, तो जी जी, राजनीतिक। बिल्कुल बिल्कुल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सब हमारे यहाँ से, अरे हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पांच पांच प्रधानमंत्री यहाँ के पढ़े हुए हैं, 2 राष्ट्रपति पढ़े हुए हैं हमारे यहाँ के, हिंदू हॉस्टल में रह कर गए हैं, बहुत सारे राजनेता हैं। हाँ, आनंद भवन है, कर्नलगंज के बगल में है, मेन रोड पर है, यूनिवर्सिटी से तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, बिल्कुल वॉकिंग अच्छा। डिस्टेंस। तो ये हुआ कि राजनीति की बातें घर में सुनती रहती थी, तो इमरजेंसी में जो कुछ भी गुजरा मेरे परिवार पर, उसका बयान मैंने काला गुलाब कहानी में किया किया था। है। जी। अच्छा अच्छा। तो ये हम्म दिल्ली में यहाँ रह रहे थे, मैं जेएनयू में रह रही थी, मैं नहीं जानती थी कि नीलाभ जी भी यहाँ रहते हैं या अश्क जी का कोई भी यहाँ रहता है। तो हम्म। इन्होंने ये कहानी पढ़ी जनसत्ता में, तब इन्होंने नंबर खंगाला कि ये किसका है, तो इलाहाबाद की कुछ महक है इस कहानी में, ये किसने लिखी है, भूमिका द्विवेदी कौन है। हम्म। जनसत्ता में फोन नंबर नहीं देते हैं नहीं लेखक देते। लेखिकाओं का। जी। फोटो, तो फोटो भी नहीं छापते हैं। तो भी नहीं छापते, उसमें जगह ही नहीं रहती है, कहाँ पे छापेंगे। अच्छी हाँ हाँ। पत्रिका है, साहित्यिक हम्म पत्र वो अच्छा है, साहित्यिक परिशिष्ट उनका संडे वाला बहुत अच्छा निकलता था, अभी भी हम्म निकलता। तो उसमें उन्होंने कहानी पढ़ी थी नीलाभ हम्म जी ने। तब इन्होंने कहा कि इसका मतलब फोन नंबर कहाँ से मिल सकता है, तो फिर मेरा फोन नंबर उन्होंने तलाशा, उन्हें मिला, और फिर हमारा संपर्क हुआ एक दूसरे से। फिर हम्म उन्होंने पूछा कि क्या करती हैं यहाँ, कहाँ रहती हैं, कहाँ पढ़ रही हैं, और कहाँ की रहने वाली हैं, घर कहाँ है, द्वार कहाँ है, बताइए। तब फिर मैंने बताया धीरे धीरे, तब हमारा हम्म परिचय हुआ। तब उन्होंने कहा अरे आप कहानी लिखती हैं, हमारे परिवार में आपकी बड़ी जरूरत है, आप आ जाइए, अब अश्क जी है नहीं। तो मैंने हम्म कहा अरे, फिर मैंने कहा अरे आप उनके बेटे हैं, उनको तो हमने पढ़ा है, और उनकी एकांकी हमारे सिलेबस में थी, 12th क्लास में, 12वीं में हम्म। हमारे सिलेबस में थी। तब फिर इनसे परिचय हुआ। तो प्रेरणा क्या, लिख रहे थे इसलिए इधर आ गए। अच्छा अच्छा ये- अच्छा अच्छा। जी, ये नहीं, और उसके बाद उनके परिवार से जुड़ने के बाद आपको कुछ अतिरिक्त लाभ भी मिल गया होगा। अतिरिक्त लाभ सर ये मिला कि उन लोगों के अनुभव खूब सुनने को मिले, जिन जिन लोगों को सिर्फ पढ़ा था, महादेवी जी या पंत जी या निराला जी, ये घर के लोग, या बाहर बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत सारे साहित्यिक विभूतियां थी, ऐसी कोई साहित्यिक विभूति नहीं थी जो हमारे घर ना आई हो, ऐसा हम्म बताया था नीलाभ जी ने, और ये सच है। फैज साहब घर में आए हुए हैं, फिराक साहब घर आए हुए हैं, फादर कामिल बुल के घर आए हुए हैं, सबकी तस्वीरें साथ साथ इतनी सारी हैं, तमाम साहिर लुधियानवी जैसे शायर हमारे घर आए हुए हैं। तो अतिरिक्त लाभ ये हुआ कि इन लोगों का क्या व्यवहार है, कैसे होते हैं ये लोग, जो हम लोग सिर्फ किताबों में देखते हैं, इन सब के बारे में सारी चीजें सुनने को मिली। ये लोगों का बर्ताव क्या है, ये किस चीज है, जो उनका निजी जीवन है, ये जानने का मौका मिला। दूर से तो हम बस जानते हैं उनकी शायरी ये है, इनकी शायरी में विद्रोह है, इनकी शायरी में रोमानियत है, इनकी शायरी में बंटवारे का दर्द है, हम ये देख रहे होते हैं, लेकिन निजी हम्म। जीवन में
कौन कैसा है, कौन ज्यादा ठहाका लगाता है, कौन केवल सिगरेट पी पी के चुपचाप लिखता है, बोलता नहीं है, ज्यादा घुन्ना टाइप का है। तो ये सारी चीजें अतिरिक्त लाभ ये है कि तजुर्बे तजुर्बे खूब सारे सुनने को मिले। अनगिनत अनगिनत। हम दोनों का साथ बहुत कम दिनों का रहा, हमारा और नीलाभ जी का, क्योंकि 2 साल बस साथ में रहे, उसके बाद वो नहीं रहे और वो पिछले 6 महीने से बहुत बीमार चल रहे थे। तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो लेकिन इन 2 सालों में उन्होंने कम से कम, मैं आपसे कह सकती हूँ, 200 सालों का विवरण तो उन्होंने दे ही दिया कि 2 ओहो। हर एक। हाँ, इलाहाबाद के लोग हैं, हम भी इलाहाबाद, हम लोग बातूनी बहुत हैं। तो बातें इतनी उनके पास है, अनगिनत बातें हैं। तो ये अतिरिक्त लाभ है कि हमें सबके तजुर्बे खूब मिले। किसी का नाम ले लें, आप समझिए प्रसून सर, मैं एक प्रकाशक का नाम ले लूं, मैं एक राइटर, एक छोटा सा कोई नाम ले लूं, नीलाभ जी उसका, उसके पिता का, उसके ग्रैंडफादर का, और उसका वो कहाँ से दिल्ली आया या कहाँ से, क्योंकि पूरा इतिहास भूगोल तुरंत सामने फैला देंगे। तो हम्म। ये, हाँ, ये लाभ है कि कौन कैसा है, क्या है, ये कहाँ मैं दिल्ली में एकदम अजनबी, किसी को नहीं जानती, हाँ दिल्ली नया शहर है, पढ़ने के लिए आई हूँ, कहाँ एक एक आदमी का पूरा खानदान बता दिया उन्होंने। अरे ये है, इसका बाबा ये था, अरे ये वहां से आया है, दिल्ली का थोड़ी ना है, शुरू हो जाते हैं। तो ये अतिरिक्त लाभ है। नहीं तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और हाँ ये उपलब्धि हर किसी को नहीं मिल पाती है। और जी क्योंकि हर एक रचनाकार का दो तरह का परिवार होता है। एक तो उनका जैविक परिवार होता है, दूसरा उनका पाठकों का परिवार होता है। सही जैविक बात, परिवार तो छोटा होता है, लेकिन पाठकों का परिवार काफी बड़ा होता है। तो बिल्कुल अब अगर आप स्वतंत्र होती हैं और इस परिवार से नहीं जुड़ती, तो हम सिर्फ भूमिका द्विवेदी को जानते, और भूमिका द्विवेदी के पीछे उनके माता पिता की कहानी को जानते। लेकिन अब जब आप इस परिवार से जुड़ी हैं, तो उपेंद्र नाथ अष्ट जी और नीलाभ जी की जो दुनिया है, वो दुनिया के माने उत्तराधिकारी आप हैं। तो बहुत सारी चीजें सहजता से, सुलभता से आप तक आती हैं। जैसे कि कोई भी पाठक जो है किसी भी लेखक को उनकी रचनाओं के जरिए से जानता है, और थोड़ा बहुत अगर उन्होंने अपनी किताब में अपना परिचय दे दिया है तो उस सीमित परिचय को जानता है। लेकिन रचना और सीमित परिचय के बाद जो एक बहुत बड़ी दुनिया जो होती है उनके आसपास, जो कि लेखक और लेखक एक दूसरे को जानते हैं, वो सारा कुछ आपको मिला है। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि जब कभी फुर्सत मिले तो आप इन साहित्यकारों की स्मृतियां जिस तरह से आपको नीलाभ जी ने और उनके परिवार के लोगों ने दी है, उसको अगर जोड़ें। शायद आपने लिखा भी है एक जो संस्मरण, लिख भी रही है, किताब भी छपी है आपकी, मनी कॉल वगैरह। तो ये एक फायदा तो होता है। दूसरी बात कि लिखने की प्रेरणा तो उस परिवार में भी नहीं होती है लोगों को जिसके पिता बहुत बड़े लेखक होते हैं, नहीं लिखते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि उपेंद्र नाथ अष्ट हो या आपके प्रेमचंद हो, वैसे तो जयशंकर प्रसाद में उनके बाद तो कोई नहीं था, उनके बाद जो है महादेवी वर्मा के पास कोई नहीं था, सुमित्रानंदन पंत के पास भी कोई नहीं था। तो हम्म, आप जो है एक उत्तराधिकारी के रूप में आई हैं, आपको लोग देखेंगे, आपको जानेंगे, तो साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि उपेंद्र नाथ अष्ट का इन्हें क्या हासिल हुआ। हम लोगों ने भी बचपन में अपने प्राइमरी स्कूल में उपेंद्र नाथ अष्ट के नाटक को जो है हम लोगों ने देखा था, पढ़ा भी था। तो उसके बाद आप साहित्य लिखने के साथ साथ फिर आप नाटक में कैसे पहुंच गई, नाटक की प्रेरणा कैसे मिल गई, थिएटर ये ग्रुप भी में कैसे सक्रिय हो गई? सर, ये भी अभिरुचि की बात है, कुछ पसंद है, थिएटर की दुनिया मुझे पसंद है। जब मैं छोटी हुआ करती थी बहुत इलाहाबाद शहर में, तो हमारे हम्म, यहाँ, जैसे अभी आपने आनंद भवन का जिक्र किया, इसके जस्ट बगल में स्वराज भवन है। ओके, अच्छा अच्छा। स्वराज भवन भवन के जस्ट बगल में एक बाल भवन है। हम्म। स्वराज भवन बहुत सारे जो जिनके यतीम लोग होते हैं, जो माँ बाप जिनके नहीं होते हैं वो, या बहुत बुजुर्ग जिनका ख्याल करने वाला कोई नहीं है, उनका वो आश्रय स्थल भी है स्वराज अच्छा। भवन।
और जो बाल भवन है ये बच्चों की बहुत सारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का काम करता है। ये सरकार के माध्यम से चल रहा होता है, सरकारी अनुदानों से चल रहा होता है, ट्रस्ट से अच्छा। चलता है, मूल रूप से ट्रस्ट से चल रहा था। तो जब मैं छोटी थी तब कांग्रेस की सरकार थी, तो इसलिए मैंने कहा सरकार के अनुदान इसमें विशेष है। तो वहां पर बच्चों के लिए बहुत सारी गतिविधियां हैं, जैसे अच्छा। चित्रकारी है और छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाना है। वहाँ थिएटर की भी लिए अच्छी म्यूजिक का भी है, संगीत का भी है, संगीत की हर विधा का है, गायन वादन नृत्य तीनों विधाओं पर है। तो वहां पर थिएटर था, तो मैं ये देखती थी कि मेरे घर में और भी बच्चे जो हैं वो सब जाते थे, तो वो खेल कूद वाले में रहते थे या संगीत में रहता था, भैया भाई रहता था। मैं इकलौती थी जो थिएटर वाले में जाती थी, मुझे अच्छा। पसंद आता अच्छा। था। हाँ, नाटक देखना, नाटक तो ये बिल्कुल स्वाभाविक सी अभिरुचि है, इसमें किसी की प्रेरणा है तो मेरे माता पिता की ही प्रेरणा है कि वो मुझे बाल भवन ले जाके गर्मी की छुट्टियों में वो 2 महीने अच्छा चलता था, पूरा बाल अच्छा। भवन सक्रिय रहता था। 12 मासा चलता था यूं तो, लेकिन सबसे सक्रियता उसमें 2 देखी जाती थी, मई जून, जब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां होती हैं। तो मेरे माता खासकर ये ध्यान रखती थी कि मतलब बच्चा है तो जब है तो कहीं अच्छी जगह जुड़ जाए। तो वो बाल भवन में एडमिशन उन्होंने हम लोगों का कराया था, सारे भाई बहनों का कराया था, चचेरे ममेरे जो कोई भी थे। सगा तो मेरा कोई है नहीं, एक मेरा और एक नीलाभ जी का। हम लोगों का सगा भाई बहन एक भी नहीं है, हम अपनी अपनी माता के इकलौते बच्चे हैं। क्या बात तो है। वहीं से थिएटर पसंद था, लेकिन जब और बड़े हुए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे, तब फिर थिएटर से दूरी हो गई, एकदम से दूर हो गए, क्योंकि पढ़ाई इतनी ज्यादा है, लोड इतना ज्यादा है, और हमने जो सिलेबस अपना रखा था वो बहुत पढ़ने वाला था, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं था। प्रैक्टिकल में लड़कियां आराम से पास हो जाया करती हैं, संगीत ले लेती हैं, बस सारे गामा कायदे से निकाल के आप प्रैक्टिकल में 50 नंबर आराम से मिल जाएगा, 50 का लिखित हो जाता है। मेरे सारे ही विषय बहुत पढ़ने वाले थे, तो थिएटर का टाइम फिर नहीं निकला। लेकिन जब यहाँ जेएनयू आई वापस, तब मैंने देखा कि अरे यहाँ तो वो थिएटर वापस है। तब मैं इन ग्रुप्स में बहुत सक्रिय रही और मुझे बहुत आनंद आया, और बहुत मतलब वो पुरानी स्मृतियां, वो जीवन मैंने फिर से जिया। तो नाटकों में इस तरह से हैं। और फिर पिताजी के नाटक बड़े मशहूर हुए थे, तो मैंने नीलाभ जी, अरे आपको इसमें मैं बड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाना चाहूंगी, आपने आज थिएटर की बात छेड़ी है। मैं जिस थिएटर ग्रुप से थी, हमारे पास वक्त है, मैं सुना सकती हूँ 2-3 मिनट में, हाँ। है ना? नहीं नहीं, 7 बजे तक कार्यक्रम है, आप सुना सकती हैं, अभी अच्छा, बहुत सारे सवाल पूछने हैं आपसे। जी जी जी, तो वही मैंने कहा आपके सवालों में कोई हस्तक्षेप तो ना हो जाएगा, मतलब नहीं नहीं मैं, नहीं 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 जी, नहीं, आप सुनाओ सुनाओ आप। जी, मैं बहरूप थिएटर से सबसे पहले जुड़ी थी, यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली शहर में आकर। तो एक दिन क्या हुआ कि हम, नीलाभ जी शतरंज बहुत खेलते थे और मैं भी बहुत शतरंज खेलने वाली थी, बहुत पक्की, हम लोग दोनों नशैलची थे शतरंज के। वो जब अच्छा। बीमार अस्पताल में थे तब भी वो बिस्तर में शतरंज बिछा के बैठे रहे, और कहते हैं जैसे इंजेक्शन कोई दिया गया, डॉक्टर आकर लगा कर गया, बोले अरे अब इंजेक्शन हो गया, आओ आओ बाजी बिछा दी है, आ जाओ, छोड़ दो बाकी काम। तो मैं कहूँ अरे ये रिपोर्ट देखना था, डॉक्टर आएगा उसे ये रिपोर्ट दिखानी है, अरे सब हो जाएगा, तुम आओ यहाँ बैठो। तो भैया हम लोगों की शतरंज बहुत जम के जमती थी। अरे उस दौरान तो उधर जितने भी उनके मित्रों के फोन आते थे, नीला फोन उठा कहते थे देखो बाजी बहुत जमी हुई है और ये मुझे हरा देगी, तुम मुझसे बाद में बात करना, रख देते थे फोन बीमारी के टाइम पर। तो एक दिन क्या हुआ, ये उस समय रंग प्रसंग पत्रिका एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाली निकाल रहे थे, एडिटर थे उसके लास्ट टाइम। तो इन्होंने कहा कि शाहिद चला गया, पता चला तुमको? तो शाहिद अनवर जो है बहरूप, इन्हीं का स्थापित किया हुआ एक नाटक की मंडली थी हमारी, थिएटर ग्रुप जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें मैंने काम किया था जेएनयू में, और इधर इन्होंने कहा शाहिद चला गया। अच्छा, मैं ये नहीं जानती थी कि ये शाहिद भाई का एस्टैब्लिश किया हुआ है, मैं ये जानती थी बस बहरूप है, बच्चे हैं, बस उन्हें काम करना है, उन्हें क्या मतलब किसने स्थापित किया है, क्या है, नाटक क्या क्या हो रहे हैं, नाटक हो रहा था, सिलेबस क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, हमें इससे मतलब है केवल। तो एक तो थ्री सिस्टर्स हो रहा था, थ्री सिस्टर्स में ये थी चेखव का था,
एंटन चेखव का था। तो थ्री सिस्टर में अलवीरा मुझे बनाया गया था, और एक भोपाल ट्रेजेडी में हुआ था जहरीली हवा, उसमें मैं कस्तूरी नाम की चरित्र मुझे मिला था। तो मैं ये नहीं जानती थी कि ये शाहिद जी का है, लेकिन जब नीलाभ जी के साथ आ गए, कई अच्छे नाटक देखने को मिले, भारंगा में रेगुलर जाने लगे, क्योंकि नीलाभ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बतौर वो संपादक काम ही कर रहे थे, मैं अक्सर जाती थी वहां। उसके आंगन में पीछे हॉस्टलर्स के लिए बहुत बड़ा सा झूला लगा था, मैं वो झूला घंटों झूलती रहती थी। ये अपना संपादकीय संभालते थे, मैं झूला झूलती रहती थी, क्योंकि मैं जेएनयू के टाइम से उस झूले को झूल रही थी। तो क्या हुआ, हाँ, इसी बीच में किसी दिन शाहिद मिले, किसी नाटक को हम लोग देख रहे थे, मुझे लगता है मणि कौल का नाटक था, आदमी और जोंक, हाँ, ये नाटक हम लोग देख रहे थे। तो शाहिद बगल में सीट पर बैठे थे, तब नीलाभ ने मिलवाया, ये शाहिद है और ये अपनी नाटक मंडली चलाता है, और हमने नमस्ते करके समाप्त हो गया उस दिन का, क्योंकि नाटक शुरू हो गया। हम लोग बंसी कौल का नाटक था, आदमी और जोंक। तो जिस दिन उनका देहांत हुआ, उस दिन वो शतरंज खेलते हुए नीलाभ जी ने मुझे बताया कि अरे शाहिद चला गया, पता है? तो मैंने कहा हाँ, पढ़ा मैंने, बहुत दुख हुआ, फेसबुक पर भी कई लोगों ने लगाया है, मैंने देखा। तो वो बोलते हैं बताओ, इतना अच्छा ग्रुप चलाता था, और उन्होंने ऐसे छटाक से बोला बहरूप ग्रुप था। मैंने कहा अरे बहरूप ग्रुप उनका था, बहरूप ग्रुप में तो मैंने काम किया है। कहते हैं हाँ, बहरूप ग्रुप तो उसी का था, उसी ने वो एस्टेब्लिश किया। तो मैंने कहा ये देखो, मैं इतने दिन उसमें काम करके रही हूँ, मैंने इतना उसमें, इतने लोग मुझे उसमें जानते हैं, और मुझे ये नहीं मालूम कि ये इनका है। तो बोलते हैं अरे इससे क्या होता है। अभी उन्होंने जो अगली चाल शतरंज की खेल रहे थे वो रोक दिया। उन्होंने कहा अच्छा, तो तुम बहरूप से जुड़ी रही हो, अब तो मुझे बहरूप में कुछ लिख कर दो। तो मैंने कहा कि बहरूप में लिख कर दें? हाँ, जो तुमने उस समय अनुभव तजुर्बे कमाए हैं वो मुझे लिखित रूप से दो, तब मैं मानूंगा तुमने काम किया है। तो मैंने कहा चाल तो पूरी कर ले, मतलब शतरंज की ये जो बाजी है, नहीं 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 नहीं, मैं अगली चाल तब चलूंगा। अरे मेरे को उसके उस पर काम, उस पर निकाल रहा हूँ, अंक निकाल रहा हूँ। तो इन दो लोगों पर, एक ये और एक और कौन है, उन पर मैं सामग्री चाहिए मुझे अच्छी, तो तुम मुझे लिख कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लिख देती हूँ। अब भाई वो चांस वही है, वो उनकी ये शर्त थी कि अगली चाल तब मिलेगी जब तुम मुझे लिख कर दे दोगी। और आधे एक घंटा का उन्होंने टाइम करीब दिया मुझे, और फिर मैंने उनको लिखकर दिया। तो बहुत खुश हो गए, उन्होंने उसे प्रकाशित किया बहरूप के दिन करके। तो ये जो आप कहा, हाँ, कि शहर से और बहरूप से क्यों जुड़ गई, और क्योंकि इसमें ना पुरानी पुरानी बात और वो अभिरुचियां वापस लौट आई, वो स्मृतियां वापस लौट आई। तो बहुत पसंद की जगह थी ये मेरे थिएटर, ये बात है। और नाटकों के बीच में, क्योंकि नीलाभ जी रंग प्रसंग के संपादक थे, और उन्हें रंग कर्म से संबंधित सामग्री की जरूरत हमेशा रहती होगी, और जब आप थी सामने में, तो उन्होंने जो है अपना काम निकाल लिया संपादक की तरह। वो जी। उस समय जो है वो एक शतरंज के खिलाड़ी के बजाय संपादक ज्यादा हो गए, और बहुत चतुर संपादक, और बहुत तेज संपादक, और बहुत चालाक संपादक। क्योंकि वो रंग प्रसंग के पहले प्रयाग शुक्ल जी संपादक हुआ करते थे। हाँ हाँ, प्रयाग शुक्ल जी फिर संगना देखने लगे सामने, वो ललित कला एकेडमी वाली। हाँ 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 हाँ, तो उसके रंग बाद, प्रसंग के उसके बाद जो है नीलाभ जी जो है से जुड़ गए। जी तो जी जी नीलाभ जी ने तो अरुंधति राय की किताब का अनुवाद भी किया है ना, वो जी 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 जी। स्मॉल थिंग वाली जो किताब थी उसकी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, और इसका हिंदी में है मामूली चीजों का देवता। हाँ, मामूली चीजों का देवता। तो उन्होंने भी जो है कुछ महत्वपूर्ण काम नीलाभ जी ने भी किया, और वह सब आपको एक क्या बोलते हैं, सक्रिय रचनाकार बनाने में उनकी भी और भूमिका रही है। जो आप हाँ, जिस तरह से बता रही हैं, कोई बड़ा लेखक इस तरह से आप पर थोड़ा प्यार से हावी होके आपसे लिखवा ले, कुछ करवा ले, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो मेरी जितनी भी कहानियां बहुत लोगों ने पसंद की, बहुत चर्चित रही, ये सारी कहानी मैंने उस वक्त लिखी जब वो बहुत गहरी नींद में सो रहे होते थे। उनका और अच्छा मेरा अच्छा। सोने और जागने का टाइम सर कुछ ऐसा था कि मैं रात में बैठती थी, 10 बजे करीब मैं लिखने बैठूं, और ठीक 9:30 पौने 10 बजे वो सो जाएं। अब मैं ये अच्छा अच्छा। लिखना मेरा, हाँ, सुबह 3 बजे तक चलेगा, और 3:30 पौने 4 बजे उधर उनकी नींद खुल जाएगी।
नीलाभ जी की। हम्म। तो एक अच्छा। दिन हाँ, फिर मैं सो जाऊंगी 4 बजे, अब मैं सोऊंगी, अब मैं 9-10 बजे उठूंगी। वो हॉस्टल वाला जो टाइम मेरा था, ये मेरा चल रहा था। तो नीलाभ जी ने एक बार इसमें बड़ी मजेदार बात कही, कहते हैं हमारे घर में चोरी नहीं हो सकती, दो के दोनों में हम्म। से एक आदमी 24 घंटे जगता है। दोनों कह रहे हैं 4 बजे चोरों के आने का टाइम है, मैं जाग जाता हूँ, 2 बजे चोरों का आने का टाइम है, वो तुम जागी रहती हो। तो हमारे यहाँ चोरी होने की संभावना है नहीं। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, तो नाटक, कुछ खास नाटकों में भी काम किया, हाँ, जैसे मैंने कुछ? नाटकों में काम किया है, लिखा जो है, हाँ, मैंने कुछ नाटक लिखे हैं। द लास्ट फ्लाइट नाम का एक नाटक मैंने लिखा था, वो रंग प्रसंग में भी प्रकाशित हुआ था। मैंने एक अच्छा कुछ और भी लिखे हैं। शतरंज पर भी मैंने थोड़ा-सा लिखा था, एक शराब पर मैंने लिखा था। ये सारे नाटक रंग प्रसंग में आए हैं और कहीं न कहीं खेले गए हैं। एक रेड हम्म। लाइट वर्सेस रेड लाइट एरिया है, ये नाटक के रूप में, वैसे तो ये कहानी थी पर इसे नाटक का रूपांतरण करके साउथ में, केरल में कुछ लोगों ने खेला है, बंगलौर में खेला है। और केसर अच्छा। कस्तूरी चूंकि शराब को छोड़े हुए एक व्यक्ति की कहानी थी, ये थोड़ी अनयूजुअल कहानी थी। तो मद्य निषेध दिवस पर ये नाटक के रूप में कई जगह कई बार खेली गई। केसर अच्छा। कस्तूरी। जी, हम्म। इसमें एक बुजुर्ग आदमी है, वो शराब छोड़ देता है और वो बहुत परेशान होता है शराब छोड़ने के बाद। मतलब इसलिए नहीं कि उसे शराब चाहिए, इसलिए कि लोग उसे बहुत परेशान करते हैं। अरे यार तुमने क्यों छोड़ दी? किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया, अरे तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कसम खिला दी, अरे तुमने क्यों छोड़ा? पैसों की दिक्कत है क्या? ऐसे 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 करके लोग उसे इतना तंग कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी रोचक और बड़ी दिलचस्प टाइप की कहानी बनती है। तो इस पर नाटक बहुत बार मद्य निषेध दिवस पर ये प्रायः खेल लिया जाता है। तो नहीं, बताते हैं लोग। और मुझे लगता है कि इस तरह की घटना जब होती है, जैसे कोई शराब का आदी है तो शराब हुँ, छोड़ देता है, या कोई हुँ, और चीज छोड़ देता है, तो लोग हुँ। जो है उसको फिर से याद दिलाते रहते हैं। हाँ, हाँ, कि ये- मत छोड़ो, क्योंकि उनकी अड्डेबाज़ी तो उसी शराब के कारण है। वो उनकी हम्म। अड्डेबाज़ी भी छूट जाएगी, है ना? तो अड्डेबाज़ी ना छूटे इसलिए वो उसको उस बुरे, उस दुर्व्यसन में फँसाए रहना चाहते हैं। ऐसे तो हम्म। इलाहाबाद में सर बहुत सारे लोग हैं। नीलाभ जी ने जब प्रकाशन का वो छोड़ा है, तो अब जो प्रकाशन का दफ्तर है, वहाँ इस तरह की अड्डेबाज़ियाँ मुझे सुनने को मिलती हैं। हालाँकि मैंने इसके खिलाफ थोड़ी-सी एक्शन लिया है, लेकिन मैं ये चीज़ पसंद नहीं करती हूँ कि साहित्य के नाम पे या वामपंथ के नाम पे आप दारू पार्टी करें, है ना? अरे हम्म। आपको शराब पीनी है, आप एक दुर्व्यसन, शराब एक दुर्व्यसन है। आप किसी भी तय आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं शराब कर अच्छी सकता। चीज़ है। नहीं कर सकते, हम्म। इट इज़ नॉट एट ऑल, ये एकदम प्रोहिबिटेड स्ट्रिक्टली होना चाहिए। और अगर हम्म। आप इस दुर्व्यसन के मारे हैं, तो आप अकेले बैठ के कमरे में पीजिए। साहित्यिक जगहों पे जब ये शराब मैं देखती हूँ, तो मुझे ये चीज़ पसंद बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि उसके हम्म। बहाने लोग छीटाकशी करेंगे, दूसरों को कोई ना दंगों में उलझाएँगे, किसी को बुरा-भला कहेंगे, बहाना लेकर। जबकि हम्म। तो इसलिए आप बहाना दीजिए ही मत, आप शराब मत रखिए। अगर आप साहित्यिक गोष्ठियों में शराब नहीं रखेंगे, तो ये बहुत आसान है। भाई सुचारू रूप से आपके सबके सेमिनार, सबके वक्तव्य हमने सुने, जिसको सम्मान किया जाना है सम्मान किया, आपस में मिले, हिले, मिले-जुले, एक दूसरे की विमर्श किया, एक दूसरे का हाल समाचार लिया, घर लौट गए। लेकिन वहाँ शराब पिएँगे, लड़ेंगे, फिर गाली देंगे, फिर एक दूसरे को बुरा-बुरा बोलेंगे, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, तुम्हारा तो ये साहित्यिक चीज़ तो नहीं हुई ना। और फिर आप नहीं हुई। कहेंगे हम सा है ना? तो ये तो साहित्य साहित्य का विकार हो गया। विकार है, ये तो दोष है अच्छा खासा, ये तो अच्छा खासा दोष है। जी, बिल्कुल। तो हाँ, ये तो मुझे पसंद नहीं ये चीज़। नहीं, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो शराब भी नहीं बोलते, उनको रस रंजन बोलते हैं। हाँ, कार्ड में आता है बाकायदा। आप निमंत्रण पत्र देखिए, उसमें 10 बजे नीचे लिखा रहता है, और कितनी बुरी बात है। आप साहित्य जैसे, साहित्य वो चीज़ है जो सरस्वती की आराधना करती है। सरस्वती को हम दारू की बोतल चढ़ाएँगे? क्या इतनी सरस्वती माता गई गुज़री हैं? आप भैरवी, इससे अच्छा तो आप भैरवी का पाठ करिए। आप शनिचर का पाठ करिए, वहाँ चढ़ती है दारू, वहाँ जाके चढ़ाइए, भैरव बाबा को चढ़ाइए। फिर आप सरस्वती की आराधना मत कीजिए, फिर आप ये कहिए कि हम तंत्र मंत्र करते हैं और हम अघोरी हैं।
ये ना कहिए हम साहित्य के आराधक हैं, आप हम सही बात संपादक, है। हम लेखक हैं, ये सब ना कहिए। आप कहिए कि हम तो जी अघोरी हैं, हम तो भैरव की आराधना करते हैं, ये देखो दोनों हाथ में दारू है, ठट्ठा लगा रहे हैं, है ना? तो ये सरस्वती की अपमान है, ये सरस्वती माता का अपमान है। सरस्वती के साधक हो तो दारू से दूर रहो। ये मैंने नीलाभ जी को बताया था, नीलाभ जी ने छोड़ भी दी थी थोड़ी बहुत, कभी उन्होंने अगर कभी में कुसंगति में और पथ भ्रष्ट करने वाले उनके तथाकथित मित्र, ये मित्र नहीं है, इन्हें मित्र नहीं कहा जाता, तथाकथित जो ये मित्र कहे जाते हैं, इन्होंने अगर उन्हें पथ भ्रष्ट किया था तो इससे वो बहुत दूर हो गए थे, आखिरी वक्त में बहुत दूर हो गए थे। अच्छा भूमिका, आप साहित्य के क्षेत्र में हैं और साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे साहित्यकारों के लिए समय समय पर पुरस्कार योजना भी चलती है और कई साहित्यकार लोग सम्मानित भी होते रहते हैं और उनके सम्मानों को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी चलती हैं। तो कुछ नकारात्मक चलती हैं, कुछ सकारात्मक चर्चाएं चलती हैं। तो आप इन पुरस्कारों को लेकर क्या सोचती रहती हैं? कभी कभी अगर सोचने का मन करता है तो। पुरस्कार देखिए, मूलतः जो पुरस्कार की प्रवृत्ति है वो प्रोत्साहन देने की है, ठीक है? कि अगर आपने अच्छा लिखा तो हम आपको पुरस्कृत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, आपकी फलाना किताब को हम पुरस्कार दे रहे हैं। तो ये मूलतः तो जो इसकी प्रवृत्ति, इसकी जो जड़ है वो प्रोत्साहन और प्रेरणा देने की है। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना? तमाम अच्छी चीजों की, जैसे कि आप सोशल मीडिया देख लीजिए, जैसे कि आप इंटरनेट देख लीजिए। इंटरनेट जब लॉन्च हुआ है हिंदुस्तान में या कहीं भी दुनिया में, या फेसबुक या कोई भी एक विधा, लेकिन उसका आप दुरुपयोग ज्यादा कर रहे होते हैं, है ना? कई बार आप बहुत सारे अभद्रता आपको सोशल मीडिया में देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे अपशब्द देखने को मिल जाएंगे। आप इसे धार्मिक सांप्रदायिकता का, धर्मांधता का कई बार मुद्दा बना लेते हैं, है ना? कल तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी भी की है। बिल्कुल आदेश दिया है और ये बहुत जरूरी था। ये आदेश उन्हें और पहले भी दिया जाना था। वो तो तालिबान वाला अफेक्ट ज्यादा कर रहा है, शायद इससे उनमें चेतना आई हो। ये क्योंकि इतने सारे लंबित मामले पड़े रहते हैं, किस किस को सुप्रीम कोर्ट देखे। एक अनार लाखों करोड़ों बीमार हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आखिर कितना देखे। क्योंकि मेरा नीला प्रकाशन का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मैंने डाल रखा है कि वहां पे दारू पार्टी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट महाराज आप जरा देखें, वहां पर वो जो धरा है, वहां प्रेमचंद जी, फैज साहब, फिराक साहब, अभी मैंने नाम गिनाए, साहिर लुधियानवी जैसा शायर, इतने बड़े बड़े लोगों की वहां पे रज है, चरण रज पड़ी है और वहां दारू पार्टियां चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट आप कहाँ हैं, जरा आप देखें। तो सुप्रीम कोर्ट भी वही यही वाली बात है कि एक तो कोरोना में वैसे भी कामकाज ठप हुआ है, अभी अभी खुला है बस। तो एक अनार और लाखों करोड़ों बीमार है, किस किस को देखे, तो इस पर ध्यान उसका थोड़ी देर से गया है। तो पुरस्कारों और सम्मानों की जो यहाँ राजनीति खेली जाने लगती है ना, ये बहुत ही बुरी चीज है। ये बहुत हतोत्साहित करती है। और सर केवल हतोत्साहित ये चीज नहीं करती। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ इसमें। एक महिला है जानने वाली, वो बहुत वरिष्ठ है, बहुत सारे लोग उन्हें 90 साल की लैला कहते हैं। वो इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति है। तो अब वो ये, जैसे कि वो ये देख रही हैं कि ये राइटर बहुत अच्छी है, ठीक है, आप कह सकते हैं उन्होंने पर्सनली मुझसे ही कहा है, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, उन्होंने मुझसे ही कहा है कि भूमिका जब तुम लिखती हो तो दांत जो है गड़ा देती हो, इतना तीखा लिखती हो तुम, इतना तीखा बोलती हो। एक लेखनी में ये चीज बहुत जरूरी है। और उतनी ही सरलता से और उतनी ही मधुरता से कह देती हो इतनी कड़वी कड़वी बातें। ये वो 100 बार मुझसे कहती हैं और मेरी लगभग हर कहानी को ऐसे यूं पढ़ेंगी, मेरे सामने पढ़ेंगी और बार बार बताएंगी कि इतना अच्छा है। लेकिन जब कभी पुरस्कार की उनकी योजना होती है, पुरस्कार उन्हें कभी उनके हाथ से दिया जाना होता है या उनसे कोई सलाह ले लेता है, भाई 90 साल की लैला है तो काफी बुजुर्ग हैं, तो उनसे लोग कई बार सलाह ले लेते हैं, तो वो उस वक्त कह देती हैं, उस वक्त वो मेरा नाम नहीं लेंगी। क्यों? क्योंकि हम या तो अश्क परिवार से है, या तो उनके अंदर ये द्वेष भरा है, ये ईर्ष्या है, इतनी वरिष्ठ है, ऐसी भावना उनके अंदर नहीं होनी चाहिए।
पर जो कुछ भी है, आई डोंट नो, मैं बिल्कुल नहीं जानती, जो भी भावना है। और या तो ये कि इसकी लेखनी अच्छी है, ये आगे ना आ सके हमारे माध्यम से, या हम कहीं से माध्यम ना बन जाए, इस तरीके की है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, तो इसमें अच्छे लोगों को अगर आप अवसर दें, अच्छी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी अच्छी लेखनी को, किसी भी अच्छी प्रतिभा को अगर आप आगे बढ़ने के लिए नहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप उसे अब नहीं दे रहे हैं, तो फिर इसका कोई प्रयोजन नहीं है। तब तो फिर आप इसे यूं ही बांटते। अरे और तो और सुनिए सर, आपने पुरस्कार की बात की तो मुझे एक चीज और याद आई। अभी एक पुरस्कार यहाँ देहरादून से चल रहा है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, अभी ये 2021 की बात है। उसमें उन्होंने फिक्शन और नॉन फिक्शन कई उन्होंने कैटेगरी रखी, श्रेणियां रखी। तो फिक्शन मतलब हो गया गल्प, कल्पना, और नॉन फिक्शन माने यथार्थ। अब इन्हीं 90 साल की लेखिका महारानी, एक तो उम्र का होना चाहिए कि भाई इतने उम्र से इतने उम्र की हैं। 90 साल वालों के साथ आपने मेरी किताब लगा दी, एक किताब मेरी गई, कहानी संग्रह मेरा खाली तमंचा इस पुरस्कार में नामित हो गया कि शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं हम, तो उसमें भूमिका की हो गई। उन्होंने ऐसा दांव खेला, ऐसा दांव खेलना इसको कहा जाएगा सर, मेरी एक कहानी है दांव, वो मैंने नाम इसीलिए रखा था। ऐसा उन्होंने दांव खेला। अब ये उनका दांव है कि जजेस का दांव है कि प्रकाशक का दांव है कि ऑर्गेनाइजर्स का दांव है। ऑर्गेनाइजर इसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे क्योंकि ये देहरादून की बात है, ये बहुत दूर से आ रही है चीज। दिल्ली में होता तो मैं समझ सकती थी कि ऑर्गेनाइजर भी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें सिर्फ प्रकाशक, न्यायाधीश जो ज्यूरी में बैठे हैं वो, और ये लेखक, ये तीनों का ही गेम है। इन्होंने फिक्शन की कैटेगरी से मेरा फिक्शन हटाकर अपना नॉन फिक्शन लगा दिया। बताइए। अच्छा 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 अच्छा। देखिए, तो इसके तो शिकार हम खुद हुए हैं। हाँ नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन आपको तो ज्ञानपीठ से अवार्ड मिला है आपके साहित्य हाँ, को। और जी, हम और आप यह महसूस सकते हैं कि साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ, ये जो दो संस्थान हैं जहां 22 भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मानित किया जाता है बारी बारी से। नहीं, इसमें साहित्य अकादमी में तो एक ही बार 22 भाषाओं को मिलता है, लेकिन ज्ञानपीठ बारी बारी से देते हैं, कभी जी, हिंदी जी, वाले जी, को, कभी जी, तमिल वाले को। लेकिन ये जी, दोनों संस्थान भारतीय जो है, भाषाओं। हाँ, भारतीय भाषाओं को, लेकिन ये दोनों संस्थान की जो पुरस्कार है वह उस पर शायद उंगली कम उठती है, क्योंकि नहीं, हाँ, ये बात कोशिश। सही है। जी, जी। हाँ। तो ये तो बिल्कुल जिसका मैंने ज़िक्र किया, ये तो बिल्कुल प्राइवेट था, निजी संस्था और निजी सब कुछ था। तो जब पुरस्कार वास्तव में यथार्थ की ज़मीन पे प्रेरणा और प्रोत्साहन का सबब है, तब तो ठीक है। तो राजनीति में अगर आपको 90 साल की लैला को 1 लाख रुपए तोहफे में देना है, तो आप उसको वैसे ही दे दीजिए। इसमें सही बात आप है। है ना, एक फिक्शन हटा के नॉन फिक्शन को दे रहे हैं, तो आप बताइए, सरासर बेईमानी और सरासर हतोत्साहित करना, डिमोरलाइज करना है कि नहीं है, बताइए। है। नहीं, एक तो जिसको हटाते हैं उस प्रतिभा का क्षरण करते हैं, उनका बताइए। मौका छीन लेते हैं। और हम्म। दूसरा, जिनको कि बहुत मिल चुका है, उनको फिर से देने का कोई औचित्य नहीं। वो इतनी लालसा भरी है, इतनी लालसा भरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोरोना में इतने सारे लोग चले गए, ये ना गई। ऐसा कई लोग मुझसे आकर कहते हैं जब, तो मैंने ये कहा, ये लालसाएं उन्हें पकड़ी हुई हैं। ये जो इच्छाएं हैं, ये उनका प्राण जाने नहीं दे रही हैं। वो इतनी लालायित है, हर मंच पे जाएंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, यूं 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 करती हुई दौड़ती हुई जाएंगी, हर मंच पे गिरते गिरते बची हैं, पर वो कोई मंच नहीं छोड़ती हैं। तो ये जो लिप्साएं हैं, ये जो लालच, ये जो लोभ है, ये उनके प्राण जकड़े पड़ा है, ये जाने नहीं दे रहा है। ठीक है। और इसके कारण नई नई प्रतिभाओं को मौका नहीं मिलता, बताइए, इनकी एक लालसा 90 के साल कारण। की महिला का नॉन फिक्शन आपने रख दिया, और एक जो अभी नई है, अंकुर है, मैं तो एक सीख जैसी भी नहीं हूँ इस दुनिया में, और हमारी आपने हटा दी, वो भी जो कि मेरी एलिजिबल थी, तब भी आपने हटा दी। तो ये तो आपने सरासर नाइंसाफी, सरासर अन्याय किया है। जज को सोचना चाहिए। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी जज हैं उसमें, वाजपेयी जी को सोचना चाहिए। और 3 जज हैं, मैं एक ही को जानती हूँ, बाकी दोनों को मैं नहीं जानती। मैंने उनसे मंच पर पूछा, जैसे ये लाइव हो रहा है, ऐसे ही एक लाइव में आए, मैंने उनसे पूछा, ये बताइए, संस्मरण विधा गल्प है,
फिक्शन है कि नॉन फिक्शन है। उन्होंने कहा ये नॉन फिक्शन है, तो हमने कहा तो आपने कैसे जज की तरह उन्हें चुन लिया? तो वो हकला गए और इधर उधर वो कहने लगे अरे वो ये है वो है। उनकी अपनी पत्नी की है उसमें, उस अच्छा। कैटिए 1 लाख रुपए का सिर्फ लालच और खेल है प्रसून सर, सिर्फ 1 लाख रुपए लालच इसका है। कविता है, बताइए उनकी जज क्या होता है? जब आप किसी भी न्यायालय में देख लीजिए, अगर जज देखता है कि अपराधी के कटघरे में या सामने प्रतियोगी जो लोग हैं उनमें मेरे घर का कोई सदस्य है, वो अपने आप को तत्काल हटा लेता है, वो ये करता है। यहाँ उन्होंने अपनी पत्नी को भी कविता संग्रह लेकर भेज दिया कि तुम आ जाओ, 1 लाख रुपए मिल रहे हो, तुम भी आ जाओ। अच्छा 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 अच्छा। 90 साल की लैला को देंगे, तुमको देंगे, भूमिका को हटाओ। ये देखिए, ये हो रहा। तो आपने पुरस्कार और सम्मान की बात छेड़ी तो ये चुप गई थोड़ी सी। अच्छा 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 अच्छा। ये भी है भूमिका। आप अभी जिस दौर में हो, इस दौर में खासकर ये जो 21वीं शताब्दी है, इस 21वीं शताब्दी में लिखने के क्षेत्र में महिलाओं की एक बहुत बड़ी फौज आ गई है। और जी। सोशल मीडिया के जरिए तो उनको लगभग जो है बहुत आसानी हो गई है अपनी अभिव्यक्ति को आसमान देने में। हम्म। क्या उन सब को लेकर क्या सोचती हैं कि महिलाओं की सचमुच में आमद बढ़ी है? हाँ बिल्कुल बढ़ी है। तो सर ये केवल यहाँ नहीं बढ़ी है, हर क्षेत्र में बढ़ी है। हवाई जहाज पहले कभी पुरुष नहीं चलाते थे, महिलाएं चला रही हैं, रेलगाड़ियां चला रही हैं, कंडक्टर बन के आ रही हैं, ट्रैफिक में पुलिस है। मैंने बेंगलोर में पहली बार एक साड़ी पहनी हुई मोटी दादी महिला को, वहां पे चौराहे पे जो चबूतरे बने रहते हैं प्रॉपर, वहां पे जो बना रहता है छतरी वगैरह लगी हुई, ये सब नहीं, बीचों बीच चौराहे पे खड़ी होकर क्या मजे से वो ट्रैफिक रूल कर रही थी, पूरा अच्छा। कंट्रोल कर रही थी। हाँ, मैं खुद उसमें कार में बैठी हुई थी तो मैंने देखा था। तो महिलाएं तो हर क्षेत्र में आई हैं, तो साहित्य में क्यों ना आएंगी? और ये आज से हम्म। नहीं आई हैं, ये बहुत पुराने वो गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, पौलोमी उस जमाने से हैं, पढ़ाई लिखाई के नहीं, क्षेत्र में। हाँ। जहाँ तक हिंदी का सवाल है, तो हिंदी के सवाल में आप देखेंगे कि एक सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा, ये हम्म दो लेखिकाओं के नाम बार बार शुमार किए जाते थे। लेकिन हम्म जब ये नई शताब्दी की शुरुआत हुई है, या हम्म 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में ममता कालिया, चित्रा मुदगल, इसमें क्या बोलते हैं, सविता सिंह, ये तमाम लोगों के नाम उभर कर सामने आने लगे। अब हम 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में आ गए। तो इस दूसरे दशक में जैसे फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इसका काफी व्यापक हो गया। और व्यापक होने के बाद देखा यह जा रहा है, मैंने एक बार डॉक्टर नामवर सिंह से भी पूछा था, तो जी। उन्होंने भी यही कहा था कि हाँ, सचमुच में नई शताब्दी तो एक तरह से महिलाओं की शताब्दी है। और इसमें महिलाएं जितनी अभिव्यक्त कर रही हैं, उतना इसके पहले कभी अभिव्यक्त नहीं कर रही थी। जी लेकिन बिल्कुल। अगर मैं क्षमा क्षमा शर्मा से पूछता हूँ, तो क्षमा शर्मा कहती है कि नहीं, महिलाएं तो वर्षों से, सदियों से अभिव्यक्त कर रही हैं। वो लिख नहीं रही थी लेकिन अल्पना बना रही थी, वो लिख नहीं रही थी तो वो दीवारों पे चित्र बना रही थी। तो उनकी अभिव्यक्तियां वर्षों से चल रही हैं। यह अलग बात है कि आज सोशल मीडिया पे अभिव्यक्त करने आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि महिलाएं आज ही अभिव्यक्त करने के लिए आई हैं। आप बताइए भूमिका मैं इस जी, बात से इसमें। बिल्कुल सहमत हूँ, वो अभिव्यक्ति पहले से थी, लेकिन सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खोल दिया है हर एक महिला को। और आप लेखनी, चूंकि आपने महिला लेखन का ही मुद्दा उठाया है, तो मुझे इस पर ही बोलना चाहिए कायदे से। लेकिन एक छोटी सी बात इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगी कि अगर आप कभी सोशल मीडिया ऐसे देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, तो आप देखिए नर्तकियां कितनी सारी आ गई हैं, गाने गाने के लिए कितनी सारी, इतने सारे जो घरेलू महिला है वो किचन में भी अपना वीडियो बना बना के अपलोड कर रही हैं। महिलाएं कपड़े धो रही हैं पर गा गा के, या 4 सखियों के साथ नाच नाच के, और बहुत मॉडर्न कपड़े, बहुत आधुनिक कपड़ों में अपने आप को प्रेजेंट कर रही है और अपलोड कर रही है वीडियो बहुत छोटे छोटे से, 1 सेकंड के, 2 मिनट के, 5 मिनट के, इस तरीके से। हाँ, अभिव्यक्ति के सीन में आप ये ठीक कह रहे हैं कि लेखन के क्षेत्र में महिलाओं को जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, ये पहले नहीं मिला था। अलग अलग से अभिव्यक्त कर रही थी। और आप जो पुराने सुभद्रा कुमारी चौहान है, उस वक्त होमवती जी हैं,
बहुत सारे नाम और भी हैं। अमृता प्रीतम जी उस समय उभर कर आई हुई हैं, कमला देवी चौधरी हैं, उषा देवी मित्रा हैं, किस्मत चुगताई मैम हैं, सत्यवती हम्म। मलिक हैं। बहुत सारे ये नाम जो हैं ये बहुत उस समय अच्छी स्थितियों में थे। हम लोग नहीं बहुत पुकार रहे हैं, हम लोगों ने कम पढ़ा है, हम लोगों ने अल्पज्ञ हैं, नहीं बहुत सारे हैं, क्योंकि नीलाभ जी के मुंह से भी मैंने बहुत सुने हैं। और पिताजी ने इन बहुत सारी महिलाओं को एक साथ लाया है अच्छा अच्छा अच्छा। किताबों में उन्होंने संकलन किया है। मैं आपको कुछ ऐसे नाम बताती हूँ, आप कहेंगे। शिवरानी देवी जी का नाम है, जैसे प्रेमचंद जी की ये पत्नी प्रेमचंद की पत्नी। है, होमवती हैं ये, और भी है चंद्र किरण सोनरेखा हैं जैसे, इनका नाम आप हम्म। देखें। मनु भंडारी जी का आप रह गए, उषा प्रियंवदा जी हैं, शिवानी है, चंद्रा औलख हैं, सोप्ती आंटी हैं, राजी सेठ हैं। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे। आप देखेंगी ना, हजारों नाम मैंने देखे। रजनी पर्णिकर, निरुपमा सेवती, दीप्ति खंडेलवाल, विजय चौहान, सुमति अय्यर, अचला शर्मा, देखिए नाम। मालती जोशी, कुसुम अंसल, शशि प्रभा शास्त्री, कृष्णा अग्निहोत्री, मृदुला गर्ग, बहुत नाम है। मंजुल भगत, नमिता सिंह, बहुत है। तो सुकीर्ति ये गुप्ता। भूमिका भूमिका ये जितने नाम आपने कहे, ये हम्म सब आपके 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उभर गए लोग थे। हम्म लेकिन अब आप जब आज के दौर में देखें, तो आप हम्म, बता सकते हैं कि आपके बराबर में या नौजवान पीढ़ी में कौन कौन महिला रचनाकार हैं? बहुत सारे हैं। जैसे। रश्मि है मेरे साथ में, और मैंने इन लोगों को पढ़ा नहीं है, पर चूंकि मेरे साथ ही है तो मुझे अच्छी तरीके से इन लोगों के बारे में पता है। इन लोगों से हम्म मिलना जुलना भी हो जाता है। और हम्म बाहर श्रद्धा है। श्रद्धा को नवलेखन अवार्ड ज्ञानपीठ से मिला हुआ था, वो है। श्रद्धा उधर रहती है छत्तीसगढ़ में। भोपाल में है इंदिरा है, बहुत सारे लोग हैं हमारे। इंदिरा हम्म। हमारी सीनियर है, हालांकि 3-4 साल सीनियर है। अच्छा। अ, हाँ, लेकिन बहुत सारी है, बहुत सारी इंदिरा है। को भी इंदिरा को भी ज्ञानपीठ का नवलेखन मिला नवलेखन था। मिला हुआ है, वो मिला है, नवलेखन अनुशंसा सम्मान उन्हें मिला हुआ है हम्म ना। हम्म हम्म हम्म। बहुत है, और सब विधा में लिख रही हैं। बाहर जो हैं, विदेश में बहुत सारी लड़कियां हैं, वो लिख रही हैं। और इनकी तो विधाएं भी नई नई है। हम लोग जो अच्छा अच्छा। जैसे ट्रेडिशनल, हाँ, ट्रेडिशनल वे में जैसे हम लोग लिखते आए हैं, हम लोग क्या, हम भी इन्हीं लोगों के बीच में है, तो हम लोग भी नई विधाएं लाने की कोशिश करते हैं। हम्म। हम लोग उसी में नहीं कि बस घरेलू हिंसा की सताई हुई स्त्री विमर्श, स्त्री अस्मिता, स्त्री अस्मिता, स्त्री अधिकारों की बात नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि सर कस्तूरी जैसी कहानी है, गांव शुद्ध राजनीति की कहानी है, शुद्ध राजनीति की कहानी है। स्मैक उपन्यास है, देखिए इसमें स्मैक की स्मगलिंग का, मुंबई में जो कलाकार संघर्ष कर रहे हैं इनका व्याख्यान है। कश्मीर पर जैसे उपन्यास है। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं, किराए का मकान है, मकान मालिक और किराएदार के साथ साथ वर्ग संघर्ष पूरा पूरा, सोसाइटी पूरी पूरी दिखाने का प्रयास। आसमानी चादर देखिए, जेएनयू डीयू दोनों को कंपेयर किया है, बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश की है। तो हम जो लोग हैं, हमारी जो पीढ़ी है, वो बहुत नई नई विधा लाने की कोशिश, नए नए सब्जेक्ट लाने की कोशिश कर रही है। ये उसी पर नहीं चल रही है कि पति ने हमें मारा, हमें आर्थिक मजबूती चाहिए, हमको सास ने तंग किया, हम इस पर नहीं है। वो जो 90 साल की लोग हैं, वो जो 80 साल वाले लोग हैं, वो उसी में हैं। मैंने अभी पिछले मैत्रेयी मैत्रेयी पुष्पा भी इसलिए याद की जाती हैं कि उनके रचनाओं में ग्रामीण महिलाओं की उपस्थिति काफी दर्ज हुई है। बिल्कुल तो बिल्कुल आप अगर बिल्कुल ऐसा है। और मैत्रेयी जी के संग एक बात और भी है, बहुत अच्छा लिखती है वो भी। मैत्रेयी जी के साथ ये है कि मैत्रेयी जी हमारे बुंदेलखंड से आती हैं। मेरे पूर्वज, मायके के जो पूर्वज हैं, वो उधर रहते थे, और वो छोड़कर इलाहाबाद आए थे, ग्रैंडफादर। कभी पढ़ने, भाई प्रयाग की भूमि है, पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए बेहतर जगह है, तो वहां से छोड़कर आई थी। तो वो जब कभी बात करती है, तो वो उसी लहजे में बात करती हैं। मैत्रेयी जी नीलाभ जी से सिर्फ 2 वर्ष उम्र में बड़ी थी, तो बहुत अच्छा। उनका लाड़ है। तो बहुत
बिल्कुल उनका आपने नाम लिया, अच्छा है, ग्रामीण लड़कियों का ग्रामीण संघर्ष उन्होंने बहुत अच्छी तरह दिखाया है। जिस जगह से वो आती है वहां से फूलन देवी है, वहां पर बहुत प्रताड़ना, वो बुंदेलखंड शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। किसी भी स्थिति भी जगह की अगर आप शिक्षा का स्तर, साहित्य का स्तर, संस्कृति का स्तर देखना चाहें तो आप वहां महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो बहुत ही वहां महिलाओं की स्थितियां पूरे उसमें दिखाई देती है, उसका बहुत अच्छा स्वरूप देखने को नहीं मिलता। वहां स्त्रियां जो है पढ़ाई के तो बहुत कम ही होती है, अब चेतना पहुंची है, अब लोग वहां पर चेतना में हैं, अब लोगों में इतनी बुद्धि जागी है कि नहीं, हमें हमारी स्त्रियों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये कोई पशु नहीं है, कोई सामग्री, कोई वस्तु नहीं है, इनमें भी जीव है, जीवन है इनका, इनके अंदर भी संवेदनाएं हैं। तो ये मैत्री जी ने अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया है बहुत सारी चीजों में। एक और बात बताइए कि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे राजनेताओं के चले जाने के बाद उनके नाम पे संग्रहालय होते हैं, उनके दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है उनके पाठकों के लिए। विदेश में भी सुना है कि बड़े बड़े जो लेखक हुए हैं उनके जो है एक तरह से स्मृति स्थल होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जो है आए। हालांकि आप कन्याकुमारी गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि एक कवि वल्लतोल की बहुत बड़ी प्रतिमा है। तो आपके उसमें भी झांसी के स्टेशन पर भी आप देखें तो वहाँ तीन साहित्यकारों की प्रतिमाएं हैं। तो अब ये मैं देखता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समाज सेवक या राजनेताओं की प्रतिमाएं लगती हैं, लेकिन साहित्यकारों के लिए तो एक अलग से संग्रहालय जैसा कुछ तो बनना चाहिए। हमारे देश में काफी बड़े हिंदी में बड़े बड़े लेखक हुए और काफी नाम हुआ। यह अलग बात है कि हमारे हिंदी में अभी तक किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि पोलैंड जैसे छोटे से देश में 8 लोगों को सिर्फ साहित्य में पुरस्कार मिल गया है, नोबेल पुरस्कार। और अपने देश में बंगला के रविन्द्रनाथ ठाकुर के बाद किसी भारतीय भाषा के साहित्यकार को यह मौका नहीं मिला है। और मुझे लगता है कि भारत इस बात का इंतजार तो करता है कि किसी न किसी साहित्यकार को भी मिले, साहित्यकार को मिले, या जिस जिस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है उस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भारतीयों को भी मिले। तो भारत में तो दूसरे अन्य विज्ञान के लिए, चिकित्सा के लिए और साहित्य के लिए भी मिला है, समाज सेवा के लिए भी मदर टेरेसा भी हमारे हिस्ट्री में ही हैं। तो ये जो नोबेल पुरस्कार है इसके लिए क्या सोचते हैं लोग? यहाँ के साहित्यकार क्यों नहीं उस मानदंड पर खड़े उतरते हैं, या यहाँ के साहित्यकार अप्रोच ही नहीं करते उसमें प्रतिभागिता? फिल्में भी बनती हैं तो फिल्मों को वैश्विक स्तर पे अवार्ड मिलते हैं, कई बार जो है अवार्ड मिलते हैं, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में ये उदासी जो है देखने को मिलती है। देखिए उसमें हिंदी की एंट्री नहीं है पहले तो। अच्छा। सबसे पहले तो बात यह है, नोबेल में हिंदी की एंट्री ही नहीं है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी मिला है तो ये गीतांजलि के ट्रांसलेशन पर मिला है, उन्होंने खुद ही किया है वो ट्रांसलेशन, पर वो इंग्लिश में मिला है। मुझे लगता है अगर हिंदी की एंट्री होती तो नोबेल पुरस्कार की जो ज्यूरी है वो पागल हो जाती, इतनी ज्यादा एंट्री चली जाती, क्योंकि हिंदी रचा है ना, रचा बहुत जाता है, रचना हिंदी में बहुत है, बहुतायत में है किसी भी और भाषा में। यूपी बोर्ड हिंदी में जो परीक्षा हिंदी माध्यम से करवाता है, ये कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा है संख्या के बतौर संख्या। यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में छात्र परीक्षा देने के लिए बैठते हैं, छात्र और छात्राएं, विद्यार्थी। एक बात, दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि बाहर अरे लंदन में तो जो संग्रहालय बना हुआ है वहां पे तो कालिदास भवभूति की मैन्युस्क्रिप्ट संकलित है, मैंने अपनी आंख से देखी हुई है। हाँ, तो वो संकलित है। बताइए, कालिदास तो हमारी थाती है, हमारी धरोहर है, लेकिन ये संजोई हुई वहां पर है। और हम लोग प्रयास नहीं करते हैं, यही राजनीति में फंस जाती है, ये दांव पेच राजनीति में ही फंस जाया करती है। जैसा उदाहरण अभी अभी हमने आपको दिया यहाँ है ना, ये उदाहरण मैंने अभी अभी आपको दिया कि फिक्शन से हटा के नॉन फिक्शन को आपने ऐड कर दिया और उसे आप अवार्ड देने जा रहे हैं। ये राजनीति बड़े फलक पर भी काम करती है, ये तो मैंने नेशनल लेवल पर बताया, ये बाहर भी काम करती है। पूरा भरसक प्रयास लोग करते हैं कि उसकी ना चली जाए, भले ही हमारी एंट्री जाए ना जाए। लोगों में ये जो द्वेष वाली भावना है, अब नामवर सर जैसे सब लोग तो है नहीं, प्रेमचंद जैसे
कहानी। प्रेमचंद जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने पिताजी को, अश्क जी को हिंदी में लाया था। वो उर्दू के अच्छा। राइटर थे, दोनों उर्दू के प्योर राइटर थे। तो ये हम्म। पहले प्रेमचंद जी आए, फिर उन्होंने कहा तुम भी हिंदी में आओ। एक जमाना ये था कि लोग हिंदी में लाने का प्रयास कर रहे थे। मैं अपनी बात करूं तो मुझे नामवर सर लाए। मैं इंग्लिश की मास्टर्स थी, इंग्लिश में लिख रही थी, मेरी पहली किताब अनुवाद भी इंग्लिश का ही था, मेरा पीएचडी का विषय भी हिंदी है, अंग्रेजी है, शुद्ध अंग्रेजी की पढ़ाई मैंने पढ़ी थी। लेकिन नामवर जी ने कहा तुम इतनी बढ़िया हिंदी बोलती हो, तुम इलाहाबाद से आई हो, तुम हिंदी में लिखो, तुम हिंदी में लिखो। वो मुझे हिंदी में लाए। क्या नामवर जैसे लोग हैं आज? वो तो कहेंगे नहीं। अरे देखेंगे अरे तुम अच्छा लिख रही हो, तो वो कहेंगे अरे जाओ जाओ, हिंदी तो बहुत बेकार है, यहाँ तो कचरा भरा है, तुम इंग्लिश में जाओ, तुम उर्दू में जाओ, तुम फारसी में जाओ। तो लोग यहाँ पे बहुत डिमोरलाइज कर रहे हैं हिंदी को। ऐसे लोग हैं। अब ऐसे कुछ आपको मैं और उदाहरण देती हूँ। जैसे कुछ आलोचक हैं, वो हम्म। पर्टिकुलर 2-3 प्रकाशक उनके फिक्स है, एक प्रकाशक फिक्स है, वो उसी की वो नामवर सिंह की पत्रिका जो अब देख रहे हैं। अरे नामवर हम्म। जी की पत्रिका देख रहे हो तो भाई नामवर जी की परिपाटी, नामवर जी की सहृदयता भी थोड़ी सी बरतो, थोड़ी सी हम्म। बरतो, थोड़ी सी हम्म। अपनाओ। कि नामवर जी जो है वो इतने सहज हैं, इतने निर्विकार और इतने निष्पक्ष रूप से काम करते आए हैं। तो तुम लोग अगर उनकी पत्रिका देख रहे हो तो तुम लोग और प्रकाशक को भी देखो। तुम लोग तो कि अरे हम तो इनकी खा रहे हैं, हम तो इनके संपादक हैं, हम तो इसी प्रकाशक का गाएंगे। अगर वहां से कचरा छपेगा तो हम कचरा को कहेंगे वाह 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 अद्भुत, ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं गया, ऐसा अलौकिक लिख दिया फलाने फलाने ने, क्योंकि वो उस प्रकाशक के हैं। तो ये सबको सोचने की जरूरत है प्रसून जी। सबको सोचने की जरूरत। हाँ। हाँ, हिंदी साहित्य केवल एक लेखक से नहीं चलता। यहाँ उनके आलोचक भी हैं, यहाँ उनके संपादक भी हैं, यहाँ उनके प्रकाशक भी हैं। तो और आप जब पाठक भी हैं। पाठक तो और सब कुछ पाठक के लिए है, सब कुछ हम्म। पाठक के लिए। फिल्में बन रही हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इवेंट मैनेजर, फंड फाइनेंसर, सब कुछ किसके लिए है? दर्शक के लिए है। तो हम लोगों हाँ, का तो भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपने स्पेशल कवरेज न्यूज़ में अपना समय दिया और आपने अपने अनुभव यहाँ प्रस्तुत किए। और निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूँ कि बहुत सारे रचनाकार स्पेशल कवरेज न्यूज़ में आएंगे, आते हैं, लेकिन आपका आना जो है उन तमाम लोगों से बिल्कुल अलग है। क्योंकि अच्छा। आप एक तो, हाँ, एक तो आपने उपेंद्र नाथ अश्क और नीलाभ जी की जो माने वो है, हैसियत है, जो धरोहर है, एक तो उसकी संरक्षिता है। दूसरी बात कि आपने जो साहित्यिक उपलब्धियां हासिल की है वो सब आपकी अर्जित की हुई है। और तीसरी बात कि आप हर चीज पर बेबाक टिप्पणी देती हो, जिसके कारण कि आप काफी चर्चित भी हो। इसलिए लोग आपको प्रशंसनीय भी कहते हैं, लोकप्रिय भी कहते हैं। और आप ये भी जो 90 साल की उस युवती ने, ये क्या कहती है, 90 साल की युवती, लैला। हाँ, 90 साल की लैला कहती है कि तुम कड़वी कड़वी लिखती हो लेकिन मधुरता से बोलती हो। तो यह सचमुच में आपकी एक विशेषता है। और आज आपने सचमुच नई नई जानकारियों से हमारे पाठकों को, दर्शकों को समृद्ध किया है। हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम यह उम्मीद करेंगे कि स्पेशल कवरेज न्यूज़ का अगला निमंत्रण जब कभी भी मिलेगा तो आप इसके लिए समय निकालेंगी। आपको बहुत जरूर। बहुत धन्यवाद और ढेर सारी बधाई और अनेक शुभकामनाएं। नमस्ते। बहुत आभार प्रसून जी, बहुत हाँ।